नया साल आपको मुबारक 2021। हमने लास्ट क्लास के अंदर बात की थी मेडिकल इमेजिंग के अंदर। मेडिकल इमेजिंग का पर्पस क्या था कि आइडेंटिफाई करे ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन को, उसकी मॉर्फोलॉजी को, उसकी फिजियोलॉजी को, उसकी पैथोलॉजी को विदाउट इन्वेजिव टेक्निक, यानी सर्जरी के बगैर उसको देखने के लिए हमें जो मोडालिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है एक्सरेज, वो है एमआर, और ये सारी चीज़ें कहलाती हैं मेडिकल इमेजिंग। खैर, मेडिकल इमेजिंग के अंदर सबसे बड़ा जो नाम है वो नाम है रोटिंजन का। ये जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट एक्सरे डिस्कवर की। इनको नोबेल प्राइज भी मिला इस बात पे 1901 के अंदर। ये मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, रिकैप करवा रहा हूँ। एक्सरेज डिस्कवर हुई थी विद ग्लास ट्यूब। एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब थी और उस ग्लास ट्यूब के अंदर एक जगह पे एनोड था, एक जगह पे कैथोड था। जब वो ग्लास ट्यूब एनर्जाइज्ड होती है, तो उसके अंदर से एक वेव्स निकलती हैं जो रेज फोटोग्राफिक प्लेट को ग्लो करती थी। यानी डार्क रूम में अगर ये वेव्स निकले तो ये फोटोग्राफिक प्लेट को ग्लो करती थी, और इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आता था तो वो उसका कास्ट करती थी शेडो। इसी प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए रोटिंजन साहब ने ये गौर किया कि एक फोटोग्राफिक प्लेट जो दूर कहीं रखी है वो ग्लो होने लगी, और ग्लो होने के लिए जब वो उसके नज़दीक गए और देखा तो उनको अपनी बॉडी का शेडो उस फोटोग्राफिक प्लेट पे नज़र आया, विच इज़ अ बोन शेडो। उन्होंने कहा कि ये जो रेज है ये इतनी पावरफुल है कि ये बॉडी से पेनिट्रेट हो जाती हैं। तो फिर उन्होंने अपनी वाइफ का हाथ लिया और उस पर रिपीटेटिव एक्सरेज अप्लाई की, और ये फर्स्ट एवर एक्सरेज हैं जो इस्तेमाल हुई हैं। फर्स्ट एवर एक्सरेज उनकी वाइफ के हाथ पे, और फिर उन्होंने इसका एक इमेज डेवलप किया था। एक्सरेज जो डेवलप होती हैं वो दो तरीकों से होती है, ब्रैनस्टॉलिंग एक्सरेज एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ब्रैनस्टॉलिंग के अंदर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द से निकल जाएगा, यानी नज़दीक क्लोज विसिनिटी से निकलता है, और उसकी वजह से इसमें से निकलती है एक्सरेज। That X-rays is known as Brainstorming X-rays. Another one is characteristic X-rays. इसमें फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब आता है तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन ये जो इनर बैंड के इलेक्ट्रॉन है इसको यहाँ से निकाल देता है, और इस निकलने की वजह से हायर एनर्जी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट की तरफ जंप करता है, और इस जंपिंग की वजह से इसमें से निकलती हैं एक्सरेज। अलग अलग मटेरियल जिसके अंदर से एक्सरेज डेवलप्ड होती हैं वो हमने जिक्र किया था, और सबकी एनर्जी कितनी है वो हमने जिक्र किया था। आज की क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं ये एक्सरेज बाय द नेचर लाइट है, और लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के स्पेक्ट्रम्स हैं, गामा रेज, विजिबल लाइट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सरेज, इंफ्रारेड एंड रडार। इस चीज़ का हमने एक स्पेक्ट्रम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में भी देखा था। एक्सरेज ट्यूब के मेजर कंपोनेंट है कैथोड, इलेक्ट्रॉन सोर्स, एनोड, एक्सीलरेशन पोटेंशियल अप्लाई के लिए, रोटर, स्टेटर, टारगेट डिवाइस एंड ग्लास विच इज अ मेटल एनवलप वैक्यूम ट्यूब। ये चार मेन कंपोनेंट है। ये चारों मेन कंपोनेंट आपको एक्सरे ट्यूब के अंदर मिलते हैं। जैसे कि एक्सरे ट्यूब के अंदर ये है ग्लास इवैक्यूएटेड ट्यूब, ये है फिलामेंट, और ये है हाई वोल्टेज सप्लाई। इस पार्ट को हम कहते हैं एनोड, और ये है कैथोड। कैथोड कनेक्ट होता है फिलामेंट करंट सप्लाई से। जब ये चीज़ एनर्जाइज्ड होती है तो इसमें से निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जब स्ट्राइक करते हैं तो इसमें से निकलती है एक्सरेज। Thus, two main circuits operate within the X-rays tube, the filament circuit and the tube voltage. जरा देखिए, ये filament circuit है और ये tube voltage है, ये दोनों चाहिए। ये इसको एनर्जाइज करेगी, ये इसको एनर्जाइज करेगी, ताकि ये इलेक्ट्रॉन निकाले और इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट हो, इसके लिए ये ट्यूब वोल्टेज होती है। टिपिकल anode circuit, depending on the examination mode, less than 10 milliamps in fluoroscopy and 100 milliamps to 1000 milliamps in single exposure. जब हम फ्लोरोस्कोपी करते हैं उस टाइम पे करंट जो ट्यूब की रिक्वायरमेंट है वो लेस देन 10 मिलीएम्प्स का होता है, मगर जब हम स्पॉट रेडियोग्राफी की बात करते हैं उस टाइम पे 100 से लेकर 1000 मिलीएम्प्स का एक सिंगल एक्सपोजर होता है।
क्योंकि उस सिंगल एक्सपोजर के अंदर हमें मैक्सिमम डिटेल चाहिए होती है। और इसके लिए जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं ट्यूब के बोथ एंड्स पे वो है तकरीबन 40 से लेके 150 किलो वोल्ट तक जनरल डायग्नोस्टिक के लिए। और मैमोग्राफी के लिए इन मैमोग्राफी हम यूजुअली अप्लाई करते हैं अबाउट 25 टू 40 किलो वोल्ट। ये देखिए, ये है ट्यूब के इंटरनल स्ट्रक्चर, ये है मोटर जिसको हमने रोटर का नाम दिया था, ये है कैथोड, ये कैथोड एनर्जाइज्ड है यहाँ कहीं से, यानी ये पावर केबल है। इस पावर केबल के थ्रू ये कैथोड एनर्जाइज हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन निकाला और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा इस एनोड की तरफ, और इस एनोड पे एक मोटर कनेक्ट है जिसकी वजह से ये एनोड कंटिन्यूअसली मूव करेगा। इसकी ये खास विंडो होगी जहां से ये एक्सरेज निकलेंगी। जब एक्सरेज निकलेंगी तो इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज होंगी, कुछ ब्रैम स्टॉलिंग एक्सरेज होंगे। ये एक्सरेज जो निकलेंगी ये हैपोजिट वे के अंदर निकलेंगी, मगर हमें ये हैपोजिट वे की एक्सरेज नहीं चाहिए, हमें खास एक विंडो से ही एक्सरे चाहिए ताकि वो विंडो से जब एक्सरेज निकले तो उसके सामने जो टारगेट पेशेंट है वो उसको एक्सपोज करे। तो ये पूरी केसिंग को हमने लेड से क्लियर किया और ये विंडो छोड़ी जहां से एक्सरेज निकलेंगी। इसके अलावा जो एक्सरेज होंगी वो लेड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगी और इस तरीके से पेशेंट सेफ रहेगा, मैक्सिमम सेफ रहेगा और इसकी इमेज प्रोसेसिंग होगी। तो ये लेड केस का काम ही ये है कि एक्सरेज ऑल डायरेक्शन में ना जाए और स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर जाए। कीप एक्सरेज फ्रॉम गोइंग इन ऑल डायरेक्शन, ये ऑल डायरेक्शन के अंदर होती है, बट इस विंडो के बाद वो एक खास डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करती है। X-rays come out of little window facing the patient. X-rays patient through the patient. X-rays pass through the patient. जरा देखिएगा, ये ट्यूब का एंगल हमने कुछ सेट इस तरीके से किया तो एक्सरेज डेवलप्ड हुई और एक्सरेज डेवलप्ड होने के बाद इस विंडो से पास होके सब्जेक्ट के थ्रू एक इमेज इसका डेवलप्ड हुआ फोटोग्राफिक प्लेट पे। अब हार्ट ऑफ द मशीन क्या है? हार्ट ऑफ द मशीन इज इलेक्ट्रोड, अ कैथोड एंड एनोड। देखिए, जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है कैथोड, एनोड और वोल्टेजेस या करंट। ये पूरी जो ट्यूब होती है दोस्त, इस ट्यूब के अंदर, यानी ये जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर वैक्यूम होगा, मगर इस लेड ट्यूब के अंदर ऑयल होता है जिसकी वजह से इसे ऑयल बाथ कहते हैं। ऑयल क्यों होता है जरा सोचिएगा दोस्तों। इस पूरी केसिंग के अंदर ऑयल बाथ है और इस ऑयल बाथ में डिप है ये ट्यूब। इस ट्यूब के अंदर है एनोड, कैथोड, जिसके अंदर से एक्सरेज निकलती हैं। सवाल ये है कि ये इस ट्यूब को इस ऑयल बाथ में डिप क्यों किया? बिकॉज ऑफ हीट डेसिपेशन। जब एक्सरेज निकलती हैं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट डेवलप करती है। उस हीट को डेसिपेट करने के लिए हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम कार के इंजन के अंदर इंजन ऑयल रखते हैं। अगर इंजन ऑयल ना रखें तो कार का इंजन सीज हो जाएगा। सीज का मतलब है हीट अप होके वो चिपक जाएगा, पिघल जाएगा, और ये हम नहीं चाहते। वक्त के साथ मैंने फील्ड के अंदर ये देखा है कि ये ऑयल बाज दफ़ा लीक कर जाता है। तो इस ऑयल लीकेज की वजह से इस ट्यूब का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इस ट्यूब यानी इस लेड केसिंग के अंदर एक पॉइंट होता है जहां से आप इसको खोल के इसके अंदर ऑयल फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। कैथोड को हीट अप होने से बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऑयल बाथ, और इसका भी कोई ख़ास किस्म का ऑयल आता है, यानी आप इसमें कुकिंग ऑयल या हाइड्रोलिक ऑयल नहीं दे सकते। इसका एक ख़ास किस्म का ऑयल आता है। हीट कॉज्ड बाय द करंट, heat caused by current spurter electron of the surface वाला positively charged एनोड। जरा देखिएगा, ये एनोड, ये कैथोड के बाद ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन बीम इस एनोड पे जाके स्ट्राइक हो रही है। इस एनोड का भी एक खास शेप है, जरा गौर से देखें, और इस एनोड के साथ एक मोटर लगी है जो इस एनोड को मूव कर रही है। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये मोटर क्यों लगी है और एनोड को मूव करना क्यों जरूरी है? दोस्तों, सवाल ये है कि ये एनोड के साथ मोटर अटैच क्यों है।
इसका जवाब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन बीम एनोड के किसी एक पार्ट को ही टारगेट ना करे, ये थ्रू आउट पूरे एनोड को टारगेट करे। इसी वजह से इसके साथ हमने एक मोटर लगाई और मोटर के थ्रू ये एनोड प्लेट घूमती है ताकि इलेक्ट्रॉन बीम इस इंटायर एनोड को स्ट्राइक करे और स्ट्राइक के बाद यहाँ से एक्सरेज निकले। अब आप जरा सोचें कि क्या ये जो प्लेट है, जो एनोड की प्लेट है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से स्ट्राइक करेगा तो इसमें से एक्सरेज निकलेंगी, तो इसकी क्या कोई लाइफ होगी कि ये इन्फिनिटी तक चलती रहेगी ट्यूब? क्या कहते हैं दोस्तों? जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब में एनोड है, ये कैथोड है और ये स्ट्राइक होगा, ये एक ही जगह पे स्ट्राइक ना हो, इसकी वजह से इसके साथ हमने एक मोटर कनेक्ट कर दी ताकि ये इंटायर एनोड को स्ट्राइक करे। अब बात ये आती है कि हो सकता है कि इसकी भी लाइफ हो और एक वक्त में जाके ये वीक हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? जो सवाल था बिल्कुल है। ये इसका जवाब वैसा ही है जैसे हमारे घरों में बॉक्स टीवी हैं। बॉक्स टीवी यानी जो CRT टीवी होते थे, उसके अंदर हम ये सुनते थे समटाइम कंप्लेंट्स कि यार टीवी की जो पिक्चर है ना, जो क्वालिटी है वो फीकी है, यानी मज़ा नहीं कर रही। इसका रीज़न ये हो सकता है कि पिक्चर ट्यूब वीक हो गई है। सिमिलरली एक्सरे के अंदर भी जो एक्सपोजर आया, वो एक्सपोजर डिटेल नहीं है, धुंधला सा है, ब्लर है, तो उसका मतलब हो सकता है कि वो ट्यूब वीक हो गई हो। तो इसका मतलब ट्यूब इन लॉन्ग लाइफ, इन लॉन्ग रन एक कंज्यूमेबल पार्ट है जिसको वक्त के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा। अब एक्सरेज के अंदर ये जो ट्यूब है ये फिर बहुत ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि एक्सरेज के अंदर जब पेशेंट आता है उसकी पोजीशन करके मिली सेकेंड्स के लिए बटन एक्सपोज किया जाता है, तो इसकी वजह से ये ट्यूब चल जाती है। बट अगर हम बात करें सिटी स्कैनर की, तो सिटी स्कैनर की एक स्टडी में 10 मिनट या 15 मिनट लगते हैं, तो कंटिन्यूसली एक्सरेज जनरेट हो रही होती है, तो उस केस में नंबर्स और नंबर्स ऑफ एक्सपोजर्स होंगे। तो उस केस में यानी सिटी के केस में ट्यूब वीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब ये सवाल आया कि लेट से हमारी मशीन की ट्यूब वीक हो गई, तो अब हम करें क्या? दो तरीके, आप एक नई ट्यूब खरीदें जिसका कॉस्ट होगी, या फिर एक यूज में ट्यूब खरीदें। अब बात ये आती है कि मेरे पास बजट लिमिटेड है, आई वांट टू परचेज यूज्ड ट्यूब। अब इस यूज्ड ट्यूब में भी प्रोबेबिलिटी है ना कि जो आप खरीदें उसकी भी वो ट्यूब भी वीक हो। अगर आप वो ट्यूब खरीद लेंगे और लगवा देंगे मशीन पे, तो एक लेबर कॉस्ट जो मशीन पे लगाने का खर्चा था, एक इसकी लॉजिस्टिक कि आपने ट्यूब मंगवाई, पाकिस्तान पहुंची, कराची पहुंची और फिर आपने मशीन के अंदर लगाई, तो ये सारी चीज़ें कॉस्ट कैरी करती और एंड में पता चला कि ये ट्यूब भी फारिग है। तो उसका मतलब हमें वो ट्यूब खरीदने से पहले पता हो कि कौन सी ऐसी क्वालिटी है, चेक्स हैं जो हम देख लें बिफोर परचेजिंग। तो इसमें एक बहुत बड़ा चेक ये होता है कि एक्सपोजर रेट या एक्सपोजर काउंट, इस ट्यूब ने अभी तक कितने एक्सपोजर कर दिए हैं। यूजुअली कहा जाता है कि 5 लाख से ज़्यादा अगर किसी ट्यूब ने एक्सपोजर कर दिए हों तो उसको परचेज मत करें, उसने पे ऑफ कर दिया। और ये जो एक्सपोजर काउंट है बाज़ दफ़ा मशीन के सिस्टम यानी सेटिंग्स के अंदर जाके पता चलता है और बाज़ दफ़ा सामने ही पता चल जाता है। सिफी हॉस्पिटल के अंदर नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो सिटी तोशिबा की लगाई है, उसकी गेंट्री के बैक साइड पे एक मीटर है, इट्स लाइक अ कार मीटर, गाड़ी या बाइक का जो मीटर होता है उसके अंदर नंबर चल रहे होते हैं और वो बता देता है कि अभी तक इस ट्यूब ने इतने एक्सपोजर कर दिए हैं। तो इन फ्यूचर अगर आप लोग कभी इस पोजीशन पे आए कि आपको ट्यूब परचेज करनी हो, तो ट्यूब की स्पेक्स में से ये स्पेक्स ज़रूर देखिएगा कि इतने अभी तक कितने एक्सपोजर कर दिए हों। दोस्तों, एनोड जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज डिस्क होती है जो टंगस्टन की बनी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि टंगस्टन ही क्यों इस्तेमाल किया? टंगस्टन के बजाय क्या हम सिल्वर इस्तेमाल कर सकते थे या कॉपर इस्तेमाल कर सकते थे? दोस्तों, हम टंगस्टन ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका रीज़न ये है कि जो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो है 14, वो है अराउंड, वो देख लेते हैं। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 3400। मोलिब्डियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 2000
620, यानी टंगस्टन बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इसी वजह से हम टंगस्टन को इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। यही रीज़न है कि शायद अगर आप लोगों ने फिलामेंट बल्ब जो पहले होते थे, बहुत पहले येलो कलर के बल्ब होते थे, आज तो एलईडी है, एलईडी से पहले एनर्जी सेवर थे, एनर्जी सेवर से पहले टंगस्टन, और एनर्जी सेवर से पहले फिलामेंट बल्ब थे। वो फिलामेंट बल्ब के अंदर जो वायर होता था वो वायर टंगस्टन का बना होता था, और जब वो फ्यूज होता था बल्ब तो उस केस के अंदर वो टंगस्टन का वायर ब्रेक हो जाता था, और इस ब्रेकेज की वजह से बल्ब फ्यूज होता था। मगर वो टंगस्टन का वायर क्यों होता था? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा था, और इसी वजह से जब वो बल्ब, ये यूजुअली बल्ब हम आज भी देखते हैं बेकरीज के अंदर बिस्किट्स एंड केक्स या फिर पेटीज, जो बेकरीज आइटम है उसके अंदर स्पेशली जहाँ पे वो रखे जाते हैं, उसको हीट करने के लिए, उसको फ्रेश रखने के लिए हम एनोड इस्तेमाल, उसके फिलामेंट बल्ब इस्तेमाल करते हैं। अब द स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक टंगस्टन एटम, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट, जो एक स्पीडी इलेक्ट्रॉन है वो आया और उसने नॉकआउट कर दिया अंदर के इलेक्ट्रॉन को, एनोड के इलेक्ट्रॉन को, और उस नॉकआउट की वजह से जो हायर एनर्जी लेवल का इलेक्ट्रॉन था वो स्ट्राइक करता है नीचे, और जो लोअर एनर्जी लेवल पे स्ट्राइक करता है तो उसमें से निकलती हैं एक्सरेज, और ये एक्सरेज फैलती हैं थ्रू आउट दैट ट्यूब। बट उस ट्यूब के अंदर एक खास विंडो है जिस विंडो के अंदर से वो एक्सरेज निकलती हैं और पेशेंट पे जाके स्ट्राइक करती हैं। वो विंडो है ये। सिंस द ड्रॉप इज बिग वन एंड एनर्जी इज रिलीज वेरी हाई, द रिलीज एनर्जी फ्रॉम द एक्सरेज फोटोन। अब एक्सरेज यहाँ पे भी स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पे भी स्ट्राइक करेंगे, मगर इसी विंडो से थ्रू होके वो एक्सरेज निकले। ये हमारा टारगेट रिक्वायरमेंट है। हाउ एन एक्सरेज मशीन वर्क्स, इलेक्ट्रॉन रीच टंगस्टन एटम एंड ट्रैवल थ्रू द न्यूक्लियस रैपिडली चार्ज। अब देखिएगा, जैसे हमने पहले बात की कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के गिर्द से गुजरता है, because of the gravitational force between the electron and nucleus is very big body and electron is very small body, but the gravitational force between the two masses are exists between them, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और स्पीड चेंज करता है, और इस डायरेक्शन एंड स्पीड चेंज होने की वजह से इसमें से भी एक्सरेज निकलती हैं, जिसको हम रैम स्टॉलिंग एक्सरेज कहते हैं, यानी एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द फोकल स्पॉट ऑफ एनोड। टू फोकल स्पॉट, ये ध्यान में रखिएगा कि हम जब बात करते हैं फिलामेंट ट्यूब की यानी एक्सरे ट्यूब की, द अरेंजमेंट ऑफ द फिलामेंट, द फोकसिंग कप एंड एनोड सरफेस एंड द ट्यूब वोल्टेज जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक खास किस्म की अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट की मदद से, उस अरेंजमेंट की मदद से हम बात करते हैं कि एक्सरेज डेवलप हो रही है। अब जो फोकस है ना एक्सरे ट्यूब के अंदर, वो भी टू है, टू एक्सरे ट्यूब विद टू फोकल स्पॉट यूजुअली एम्प्लॉयज टू सेपरेट फिलामेंट कप असेंबली। याद अगर आप करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एक एक्सरे ट्यूब बताई थी जिसमें दो पाइप्स गिवन थे, यानी एक तरफ दो नोजल थे और एक तरफ एक नोजल था, एक पाइप था। तो जो दो पाइप थे वो दो अलग अलग फोकल स्पॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपकी कार या बाइक के अंदर जो हेडलाइट होती है, उस हेडलाइट के अंदर भी दो फिलामेंट होते हैं, एक फिलामेंट हाई बीम होता है, एक फिलामेंट लो बीम होता है। वैसे ही एक्सरेज के अंदर भी दो फोकल स्पॉट थे, हाई एंड लो के लिए। और ये द स्पाइरल वाउंड फिलामेंट इज टिपिकली मेड ऑफ द टंगस्टन वायर, जिसका डायमीटर ये है, जिसका टेम्परेचर ये है, और ये टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करे। इसी वजह से हमने इसके मटेरियल्स चुने कि कौन से मटेरियल्स लें। हम ये देखते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो, यानी Z ज़्यादा हो, तो उसके अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हो जाती हैं। इसी वजह से टंगस्टन को हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है ना दोस्त, वो है 74, और ये ऑप्टिमल चॉइस है। वैसे ही मैमोग्राफी के लिए हम मोलिब्डियम इस्तेमाल करते हैं या रोडियम इस्तेमाल करते हैं। मोलिब्डियम का एटॉमिक नंबर 42 है, रोडियम का 45 है, और ये मैमो के लिए इस्तेमाल होता है। मैमो चूँकि एक ख़ास मसल का होता है, फैट का होता है, तो इसकी वजह से उसमें इतनी हाई अमाउंट ऑफ एक्सरेज नहीं चाहिए।
जो कि नॉर्मली चेस्ट एक्सरेज के अंदर या फीमेल एक्सरेज के अंदर चाहिए होती है। स्पेशल मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, यानी टंगस्टन ही चाहिए क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है और एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो क्या एक्सरे ट्यूब के अंदर अगर आपने नोट किया हो तो जो एनोड था, एनोड भी कंप्लीट सर्कुलर नहीं था, वो ज़रा टिल्ट था। तो जो ये टिल्टनेस है, जो ये स्लोप है, इस स्लोप का भी एक रीज़न होता है। उस स्लोप का रीज़न ये होता है कि कोई ख़ास कोई एक एंगल है जिसको कहते हैं एनोड एंगल। एनोड एंगल इज अ डायग्नोस्टिक ट्यूब रेंज 6 से लेके 22 डिग्री तक होता है डिपेंडिंग ऑन द टास्क। 10 से लेके 16 तक भी हो सकता है फॉर जनरल पर्पस। द रिडक्शन ऑफ एनोड एंगल टू अचीव द स्मॉलर इफेक्टिव फोकस साइज। देखिए इफेक्टिव फोकस है क्या? इफेक्टिव फोकस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक फोकस मल्टीप्लाई बाय एंगल, यानी जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फोकस है। देखिए यहाँ से इसकी नेक्स्ट पिक्चर के अंदर भी आपको ये बात समझ में आएगी कि ये जो पार्ट है ना, ये है इलेक्ट्रॉनिक फोकस, और ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं इफेक्टिव फोकस। अब इस इलेक्ट्रॉनिक फोकस और इफेक्टिव फोकस के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना, वो ये है, इफेक्टिव फोकस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक फोकस मल्टीप्लाई बाय एंगल। और स्पीड, जैसे कि एनोड की स्पीड यूजुअली रहती है 3000 आरपीएम स्पॉट के लिए, 9000 आरपीएम फ्लोरो के लिए, यानी फ्लोरो यानी कंटिन्यूस मोड है और स्पॉट के अंदर एक ही दफ़ा मोड अप्लाई होता है। तो ये एक्चुअली जो इफेक्टिव फोकस है, ये वो वाला फोकस है जिसके अंदर से एक्सरेज बीम निकलती है विंडो के थ्रू और पेशेंट पे जाके स्ट्राइक होती है। दोस्तों जैसे हमने बात की कि ये जो फोकस है ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फोकस। ये कैथोड है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम आके इलेक्ट्रॉनिक फोकस पे स्ट्राइक करेगा जो कि एनोड पे लाई करता है, और इससे जो एक्सरेज निकलेंगी उसका जो फोकस होगा उसको हम कहते हैं इफेक्टिव फोकस। और एनोड की रोटेशन होती है, जैसे अगर हम इसकी बात करें नॉर्मल फोटोग्राफी की, स्पॉट की, तो स्पॉट के लिए जो एनोड की रोटेशन है वो 9000 आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट। और स्पॉट के लिए 3000 आरपीएम है और फ्लोरो मोड के लिए 9000 आरपीएम है। ठीक है, अब एक सवाल जरा देखिएगा, mu is a wave number of absorbed, okay, 1 dividing by lambda is equal to mu and mu is equal to RH is a Rydberg constant और इसका फॉर्मूला है 1 dividing by NF का स्क्वायर माइनस 1 dividing by NI का स्क्वायर। Rydberg constant की वैल्यू फिक्स है 1.097 10 to the power 7। What is the wavelength? हमें wavelength निकालनी है of the radiation that is emitted when tungsten atom undergoes a transition। टंगस्टन एटम की ट्रांजिशन हो रही है n=3 से n=1 की तरफ, यानी हमारे पास Ni3 हुआ, इनिशियली वो 3 में था, फाइनली जंप करके 1 में आया। वेवलेंथ निकाल दें। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 1.097 रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 डिवाइडिंग बाय फाइनल का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडिंग बाय इनिशियल का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 102.5 न्यूटन नैनोमीटर। अब यही सवाल हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में देखें कि द रेडिएशन ऑफ द वेवलेंथ, हमें रेडिएशन मिली जिसकी वेवलेंथ थी 102.5 नैनोमीटर, जो कि एमिट आउट हुई कब? जब फाइनली इलेक्ट्रॉन लाई करता है फाइनली 1 में। तो इनिशियली वो कहाँ पे था? तो इसके लिए हमने यही फॉर्मूला लिखा। इस फॉर्मूले के बाद हमने ये कैलकुलेशन की। जरा देखिएगा, 1 डिवाइडिंग बाय लैम्डा की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिखी इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस 1 डिवाइडिंग बाय Ni का स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो रही है, इज इक्वल टू के इस साइड पे आएगी तो ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी डिवाइड में चली जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आया, और फाइनली जब हम Ni की वैल्यू निकालेंगे तो Ni की वैल्यू इस केस में आएगी 3, जो कि 3 ही आनी चाहिए थी।